नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व सहबिहिल मुकरमीन व अलैना मअहुम अजमईन व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनकिलाब मार्च के जुमला शुरका और मॉडल टाउन के शुहदा के वारिसान, पाकिस्तान के शहरियों, गरीब अवाम, ताजरों, मज़दूरों, किसानों, पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्करों और पीटीआई के वर्करों, मेरे सब बेटों, बेटियों, भाइयों और बहनों। मैं पीटीआई के भी बहुत जवानों को यहाँ देख रहा हूँ, मुझे वेलकम कर रहे थे। ये सब मेरे बेटे हैं, सब मेरी बेटियाँ हैं। और पूरे पाकिस्तान में करोड़ों अफराद जो आज इस इनकिलाब मार्च के ज़रिए इस्लामाबाद के दिल से, हार्ट ऑफ द सिटी से मेरा ख़िताब सुन रहे हैं और इनकिलाब का एजेंडा सुन रहे हैं, उन सब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इनकिलाब मार्च करके इस्लामाबाद क्यों आए, इसके कुछ मकासद हैं। इनकिलाब क्या है, हम इनकिलाब के ज़रिए क्या चाहते हैं, इस इनकिलाब का माना और मफ़हूम क्या है, हमारा चार्टर ऑफ रिफॉर्म्स और चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या है। सबसे पहले कि सानिया में 17 जून को शहीद होने वाले 14 मासूम लोग और 90 अफराद जो गोलियों से छलनी हुए, वो शुहदा इस वक्त अर्श इलाही पर, अर्श इलाही के नीचे किंदीलें और चराग बन के उनकी रूहें लटकी हुई हैं। उन 14 शहीदों की रूहें अर्श इलाही के साथ चराग बन के लटकी हुई हैं और मुझसे एक सवाल कर रही हैं कि क्या मैं और ये लाखों अफराद, मिलियन इनकिलाब मार्च के शुरका और पाकिस्तान के करोड़ों अफराद, वो रूहें पूछ रही हैं कि क्या आप सब हमारे खून से गद्दारी करेंगे। ये सारी 17 जून को गोलियों से रियासती बर्बरियत के नतीजे में शहीद होने वाली मेरी मासूम बेटियां शाजिया और तंजीला, शाजिया और तंजीला 17 जून की शहीद बेटियां, और ये सारे शहीद 17 जून के कुल 14 शहीद मुझसे पूछ रहे हैं, ये वो शहीद हैं कि इनकी शहादतों पर और इनके कातिलों से किसास कानून के मुताबिक लेने पर मेरे दोस्त भी, मेरे दुश्मन भी, मेरे मुआफिक भी, मेरे मुखालिफ भी, कोई शख्स इन शहीदों का कानून के मुताबिक बदला लेने का इख्तिलाफ नहीं कर रहा। ये शहीद पूछते हैं, क्या हमारे खून से गद्दारी कर दी जाएगी? हाथ उठा के बोलो। ये शहीद पूछते हैं
क्या इनके खून को भुला दिया जाएगा? ये शहीद पूछते हैं, क्या हमारे कातिल दनाते फिरेंगे? क्या हमारे कातिलों को और कत्ल की मंसूबा बंदी करने वालों को और कत्ल का हुक्म देने वालों को कानून गिरफ्तार कर सकेगा? ये रूहें पूछती हैं, क्या हमें इंसाफ, हमारे ख़ानदानों को इंसाफ मिलेगा? ये शहीद पूछते हैं, क्या इनका किसास पाकिस्तान के अंदर होगा? ये पूछते हैं कि क्या हमारे यतीम बच्चों को अदल मिलेगा? ये पूछते हैं, क्या पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का निज़ाम इनके कत्ल का बदला लेकर देगा? ये पूछती हैं, बिअय्य ज़म्बिन कुतिलत। ये शहीद पूछते हैं और ये पूछती हैं शहीदों की रूहें, बिअय्य ज़म्बिन कुतिलत, बताओ हमें किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया? ये पूछते हैं, बताओ हमारा गुनाह क्या था? ये पूछते हैं, बताओ हमारे हाथ में ना असला था? ये बेटियां पूछती हैं, ये बेटे और भाई पूछते हैं, ये बूढ़े शहीद पूछते हैं, ये जवान शहीद पूछते हैं, बिअय्य ज़म्बिन कुतिलत, किस जुर्म में हमें कत्ल किया गया? किस गुनाह के बदले कत्ल किया गया? किस जुल्म की पादाश में कत्ल किया गया? लोगों, इनकलाब मार्च के शरीकों और पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों, अगर हम इनको इंसाफ न दिला सके तो याद रख लें, पाकिस्तान में किसी के कत्ल का किसास नहीं होगा। पाकिस्तान में किसी मकतूल की औलाद को इंसाफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में किसी मकतूल के ख़ानदान को अदल नहीं मिलेगा। लिहाजा हमारा मुतालबा है, चार्टर का पहला नुक्ता, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों फिलफौर इस्तीफा दें और स्टेप डाउन करें। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स का पहला नुक्ता, इस कत्लेआम के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के बगैर और नवाज शरीफ साहब की आमादगी और रजा के बगैर और बाकी वज़रा के पूरी प्लानिंग के बगैर ये 14 घंटे का कातिलाना ऑपरेशन नहीं हो सकता था। नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें। इनकी कैबिनेट इस्तीफा दे, इनकी हुकूमतें ख़त्म हों और ये कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए जाएं। अब तो सेशन कोर्ट ने नाम लेकर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और उनके 21 लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद नवाज शरीफ साहब को इक्तदार पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। हाथ उठाकर जवाब दो। ये अवाम की पार्लियामेंट है, ये अवाम की असम्बली है। जवाब दो, उनका इक्तदार पर बैठने का हक है? ये पूछ रही हैं, ये शहीद पूछते हैं, ये मुस्ताफियों और कानून के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, इन्हें जेल भेजा जाए। जिस तरह आम शहरी के साथ कानून का सलूक होता है, इनके साथ वही आम शहरियों की तरह बराबरी का सलूक किया जाए। और कत्ल के मुकदमे में जमानत नहीं होती, बिला जमानत इनकी गिरफ्तारी के वारंटों, अरेस्टों, पहले मुस्ताफी हों, हुकूमतें ख़त्म हों, ये अरेस्ट हों और अरेस्ट होने के बाद इनके साथ वही सलूक हो जो आम शहरियों के साथ पाकिस्तान में सलूक किया जाता है। ये शुहदा के साथ इंसाफ होगा। गो नवाज, गो नवाज,
गो शहबाज, गो शहबाज। इनकलाब मार्च का एजेंडा पहले उसको सुन लें। पहला आइटम मैंने बयान कर दिया that Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif and their government should go, they should resign, then they should be arrested according to law. नंबर 2, ये तमाम पार्लियामेंट सुन लें, वफाकी पार्लियामेंट और तमाम सूबाई असम्बलीज फौरी तौर पे डिसॉल्व कर दी जाएं। क्योंकि ये गैर आईनी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी तरीके से बनी हुई हैं। इसलिए कि पाकिस्तान का आर्टिकल 62, 63 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें लिखा था कि कोई बैंक डिफाल्टर मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर असेंबली नहीं बन सकता, कोई लोन डिफाल्टर मेंबर नहीं बन सकता, कोई टैक्स अवेडर, टैक्स चोर मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता, और कोई शख्स किसी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता। पाकिस्तान की पार्लियामेंट और चारों असेंबलीज में ऑलमोस्ट 60 to 70%, 2/3 के करीब, 2/3, 2/3 टैक्स चोर और कर्जाखोर हैं और करप्शन में इन्वॉल्व हैं। लिहाजा इन पार्लियामेंट और असेंबलीज की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं, ये डिसॉल्व हो जानी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड में तीसरा मुतालबा, इन हुकूमतों और असेंबलीज को ख़त्म करने के बाद एक नई नेशनल गवर्नमेंट कायम की जाए फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। पूरे मुल्क के कंसेंसस के साथ एक इनकलाबी इस्लाहाती एजेंडा रखने वाली नेशनल गवर्नमेंट कायम की जाए। नंबर 4, उसके ज़रिए सबसे पहले हर उस शख्स का, हर उस पॉलिटिकल लीडर का, हर उस टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट का और हर उस पब्लिक ऑफिसर का जिसने इस मुल्क में करप्शन की है, उसका कड़ा और बेरहम एहतसाब किया जाएगा। That national government for democratic reforms will take a step for extreme and extremely transparent and highly stringent accountability of all corrupt people. 5वां पॉइंट, उस नेशनल गवर्नमेंट के जरिए इस मुल्क के गरीबों को, जिन्हें पूरे 65 साल से अपने हुकूक से महरूम रखा गया, उन गरीबों को उर्दू वाला दे, माशी तौर पर उनके इस्तेसाल को ख़त्म करने के लिए, उन्हें गुर्बत से निकालने के लिए 10 निकाती सोशो इकोनॉमिक पैकेज और 10 निकाती इनकलाबी एजेंडा नाफिज किया जाए। उस 10 निकाती इनकलाबी एजेंडे में सबसे पहले हर बेघर को घर दिया जाएगा। Every homeless family will be given a house, and middle class families will be given interest free loans refundable in 25 years to build their houses. इसके बाद हर शख्स को रोटी और कपड़ा मुहैया किया जाए। हर बेरोजगार को रोजगार दिया जाए ताकि वो इज्जत के साथ अपने और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात की कफ़ालत पूरी कर सके। पूरा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इस मुल्क में कोई शख्स गुर्बत की आग में न जले और बेरोज़गारी के अंधेरे में मारा मारा न फिरे।
चौथा, हर वो शख्स जिसके पास इलाज का पैसा नहीं, उसके लिए रियासत स्टेट हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस की राइज करके हर गरीब को मुफ्त इलाज मुहैया किया जाए। हर गरीब को मुफ्त इलाज मुहैया किया जाए और तमाम तिब्बी सहूलतें बेहतरीन तरीके से सरकारी अस्पतालों में गरीबों और कम आमदनी वाले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएं। उसके बाद तमाम मुल्क के लोगों को, गरीबों को, बड़ों को, मुल्क के हर बच्चे को फ्री कंपलसरी तालीम मुहैया की जाए। कोई शख्स, उसका बच्चा बगैर तालीम के न रहे और बड़े उम्र के लोगों को अडल्ट एजुकेशन लिटरेसी दी जाए ताकि मुल्क से जहालत का खात्मा किया जाए, मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया जाए और मुल्क से माशी बदहाली का खात्मा किया जाए और मुल्क से पॉवर्टी को एलिविएट किया जाए। फिर जिन लोगों के पास वसाइल कम हैं, उन लोगों को आटा, चीनी, घी, चावल, दूध, दालें, सादा कपड़े और बुनियादी ज़रूरियात की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आधी कीमत पर फराहम की जाएं। आधी कीमत पर फराहम की जाए। ये नेशनल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो। और जिन लोगों की इनकम कम है, उनके लिए बिजली, गैस और पानी से सारे टैक्स खत्म करके पहले महीने में उनकी प्राइसेस आधी कर दी जाएं। जो नेशनल गवर्नमेंट कायम होगी, उसके क़याम के बाद पहले महीने के अंदर जो बिल आएगा, उसमें बिजली, पानी, गैस के बिल आधी कीमत पर आएंगे पहले महीने से। यह नेशनल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और पहले 100 दिन के अंदर, 3 माह के अंदर 100 दिन में रोटी, कपड़ा, दाल, दूध, चीनी, चावल, बुनियादी जरूरियात की चीजें सब गरीबों और कम आमदनी वाले मुलाजमों और लोगों और मजदूरों और किसानों और गरीबों को 3 महीने के अंदर बंदोबस्त करके आधी कीमत पर मुहैया की जाएंगी, सिर्फ 3 माह में। उसके बाद खवातीन, उनको घरों के अंदर होम इंडस्ट्रीज की शक्ल में रोजगार मुहैया किया जाए ताकि औरतें माशी एतबार से खुद कफील हों, किसी की मोहताज न रहे और इस्तेसाल औरतों के खिलाफ खत्म कर दिया जाए। हर औरत को माशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। घर में उसको 20 किस्मों की छोटी स्मॉल होम इंडस्ट्रीज हैं, वो नेशनल गवर्नमेंट उनको मुहैया करेगी ताकि औरतों को मुआशरे में बराबरी की बुनियाद पर, इक्वालिटी की बुनियाद पर सोशल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल सके। Women will be provided with respectable employment through home industries for economic stability, and they will be given complete socio-economic security by doing away with discriminatory laws against women, and all oppressive discriminatory laws against women would be revoked immediately. उसके बाद 9वां पॉइंट, तनख्वाहों में जो बहुत ज़्यादा फ़र्क है छोटे मुलाजमों और बड़े मुलाजमों का, इस पे स्ट्रक्चर को दोबारा रिवाइज किया जाए और आमदनी का ज़्यादा फ़र्क ख़त्म करके उनकी आमदनी को कम से कम करीब तर लाया जाए ताकि मुआशरे का हर फर्द बाइज्जत और बागैरत और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करने के काबिल बन सके। इसमें तमाम मुलाजिम शामिल हैं, खा वो असातिज़ा हों, खा वो क्लर्क हों, खा पुलिस के लोग हों, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस बॉडीज़ के लोग हों, प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, हर शख्स को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा।
इसके बाद इस मुल्क से सेक्टेरियनिज्म, दहशतगर्दी, फिरकावारियत, इंतहा पसंदी का कुल्लियतन खात्मा किया जाए, कुल्लियतन खात्मा किया जाए और आइन में तरमीम करके ये डाल दिया जाए कि मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातिब फिक्र को कोई एक तबका दूसरे को काफिर डिक्लेयर नहीं कर सकता। तकफीरियत का आईनी तरमीम के जरिए खात्मा कर दिया जाए और फिरकावारियत की बुनियाद पर कत्ल गरत रोक दी जाए और इस मुल्क से दहशतगर्दी का कुल्लियतन खात्मा हो। न दहशतगर्दी मुल्क में इंपोर्ट हो, न दहशतगर्दी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो और उनकी सरपरस्ती करने वाले, उन्हें शह देने वाले, उन्हें प्रमोट करने वाले, उनकी भी हौसला शिकनी करके इस काबिल न रखा जाए कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर सके, उनका भी मुहासबा किया जाए और इस मुल्क में हजारहा पीस ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जाएं, हजारहा पीस ट्रेनिंग सेंटर्स और मुल्क की तालीमी निसाब में पीस, टॉलरेंस एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अमन को, बर्दाश्त को बतौर सब्जेक्ट पाकिस्तान की सारी तालीमी निसाबात में दाखिल किया जाएगा और हर किस्म की इंतहा पसंदी के एंगल्स को निकाल दिया जाएगा ताकि ये मुल्क एतदाल का मुल्क बने, मॉडरेट मुल्क बने, पीसफुल मुल्क बने, प्रोग्रेसिव मुल्क बने, डेमोक्रेटिक मुल्क बने। इसके बाद माइनॉरिटीज, जितनी अकलियतें हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कोई शख्स किसी अकलियत पर हाथ नहीं उठा सकेगा, जो उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। वो बराबर दर्जे के पाकिस्तानी हैं और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले को इक्वल सिटीजनशिप की बुनियाद पर पाकिस्तान में बराबर हुकूक के साथ रहने का हक है। उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनको मजहब की, उनके मजहब की इबादत गाहों को, उनके कल्चर को वो मुकम्मल तौर पे हिफाजत में होंगे। और इसके साथ फिर हम डेवोल्यूशन करेंगे। डेवोल्यूशन में 20 करोड़ मुल्कों का एक शहर, वो निकाले फाइल डेवोल्यूशन वाली, 20 करोड़ अफराद का एक मुल्क, उसमें सिर्फ 4 सूबे हैं, निकाल दो ना सारी, सिर्फ 4 सूबे। यहां ज्यादा सूबों के बनाने की जरूरत है। हजारा को भी सूबा बनाना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान को भी आईनी तरीके से सूबा बनाया जाना चाहिए। साउथ पंजाब में जो सराइकी बेल्ट है वहां भी एक सूबा बन सकता है। इस तरह इंतजामी बुनियादों पर पाकिस्तान में कई सूबों को बनाने की जरूरत है, जहां जुग्राफियाई हालात, सियासी हालात, इक्तिसादी हालात और मुल्क की सिक्योरिटी और दिफाई हालात इजाजत देते हैं, उसके मुताबिक ज्यादा सूबों की यहां जरूरत और गुंजाइश है। टर्की में 7.5 करोड़ आबादी है, 81 सूबे हैं। ईरान में 6.5 करोड़ आबादी है, 30 सूबे हैं। जापान में 13.25 करोड़ आबादी है, 47 सूबे हैं। वियतनाम में 9 करोड़ की आबादी है, 58 सूबे हैं। अल्जीरिया में 3.5 करोड़ की आबादी है, 48 सूबे हैं। कीनिया में 4 करोड़ 10 लाख की आबादी है, 26 सूबे हैं। फ्रांस में 6.5 करोड़ की आबादी है, 26 सूबे हैं। इटली में 5 करोड़ 80 लाख की आबादी है, 20 सूबे हैं। रशिया में 14 करोड़ की आबादी है, हमसे भी कम, 83 सूबे हैं। जब दुनिया के सारे मुल्क ज्यादा सूबे बनाकर और पावर्स को डेवोल्यूशन के जरिए नीचे ले जाकर हकीकी जमहूरियत का क़याम अमल में ला रहे हैं और खुशहाली को फैला रहे हैं, पाकिस्तान क्यों
ये इख्तियारात और खुशहाली मुख्तलिफ इंतजामी बुनियादों पर जायद सूबों की शक्ल में अवाम तक क्यों नहीं पहुंचाता? अमेरिका में हमारे एजेंडे में डेवोल्यूशन का प्लान है। इस हुकूमत ने 7 साल हो गए लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन नहीं कराए। सुनिए, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 3034 काउंटी गवर्नमेंट्स हैं, 16,504 टाउन और टाउनशिप गवर्नमेंट्स हैं अमेरिका की, 19,429 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स हैं, 35,052 स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट्स हैं। पूरे अमेरिका का निज़ाम शहरियों का, वो व्हाइट हाउस नहीं चलाता, वॉशिंगटन नहीं चलाता। अमेरिका में कुल 87,575 लोकल गवर्नमेंट्स हैं और अवाम के सारे मसाइल और सारे मामलात 87,500 लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए चलाए जा रहे हैं। ये लोग अमेरिका की पैरवी करने वाले, अमेरिका में 87,50,000 लोकल गवर्नमेंट्स हैं। पाकिस्तान क्यों लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए डेवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल अथॉरिटीज को नीचे ग्रॉस रूट लेवल पे क्यों नहीं ले जाता? चाइना के अंदर 333 प्रीफेक्चर्स हैं, 2862 काउंटी गवर्नमेंट्स हैं और चाइना में 41,636 टाउनशिप गवर्नमेंट्स हैं और 7,04,000 विलेज लेवल रीजन्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। मजमूई तौर पर आप देखिए कि वहाँ लाखों की तादाद में वहाँ अफराद और इदारे लोकल गवर्नमेंट्स की शक्ल में अवामुन नास के मसाइल लोकली हल करते हैं, उन्हें बीजिंग नहीं आना पड़ता। पाकिस्तान में हम इस तरह का डेवोल्यूशन चाहते हैं कि गरीब के मसाइल का हल उसकी यूनियन काउंसिल में हो, गरीब की खुशहाली उसके घर की दहलीज पर पहुंचे, गरीब को हक उसके शहर में मिले। वो राजनपुर और रुझान और साजिकाबाद से चलकर लाहौर और इस्लामाबाद अदालत में अपना हक लेने के लिए गरीब क्यों आए और कैसे आए? वो गोटकी से चलकर कराची कैसे जाए? वो जैकबाबाद से चलकर गरीब जिसे खाने का लुकमा नहीं क्वेटा कैसे जाए? वो डेरा इस्माइल खान लकी मरवत से चलकर गरीब पेशावर कैसे जाए? न फाटा को हक मिला, फाटा पाटा को भी सूबा होना चाहिए, आइन के मुताबिक उनके राइट्स होने चाहिए। हम इसी तरह टर्की में 81 सूबे हैं, 957 मेयर्स उनकी जिली हुकूमतें हैं, 3216 म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट्स हैं और 35,000 विलेज गवर्नमेंट सिस्टम है, 35,000 के करीब, और नेबरहुड सिस्टम्स और हेडमैन काउंसिल्स हैं। टर्की हमारा बिरादर मुल्क, अंदाज़ा कर लें उसकी मजमूई तौर पर उसके पास भी कोई 40,000 से ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट्स हैं और आवाम के मसाइल ग्रॉस रूट लेवल पे हल होते हैं। हमारे यहाँ वजीर आज़म और 4 वज़राए आला, 5 बंदे, सारा मुल्क 20 करोड़ आवाम की तकदीर का फैसला अपने हाथ में क्यों रखे हुए हैं? हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। उसी तरह जैसे अमेरिका में है, जैसे जापान में है, जैसे टर्की में है, जैसे चाइना में है, जैसे साउथ कोरिया में है, जैसे ईरान में है, जैसे दुनिया के सारे तरक्की याफ्ता ममालिक अवाम को डोर स्टेप्स पर इंसाफ और खुशहाली दे रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान ने लोगों के हुकूक छीन कर 5 आदमियों के हाथ में रखे हैं, वजीर आजम और 4 वजीर आला। गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट इस इजारादारी के निज़ाम को तोड़ेगी और 7 से 10 लाख अफराद को इक्तदार में शरीक करेगी, गांव के लेवल पर, वार्ड के लेवल पर, यूनियन काउंसिल के लेवल पर। फिर इसके बाद एहतसाब होगा जो नेशनल गवर्नमेंट करेगी,
इस मुल्क को किसी सरकारी अफसर और पब्लिक ऑफिस पर किसी करप्ट शख्स को नहीं बैठने दिया जाएगा। करप्ट अफसर जेल में जाएंगे। यहां गरीब जेल में जाता है और करप्ट गरीबों का माल खाने वाला वो इक्तदार पे बैठता है। बैंकों पर डाके डाले, इन्होंने अरबों रुपए के कर्जे लेते हैं और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के जरिए वो कर्जे राइट ऑफ करवाते, मुआफ करवा लेते हैं। गरीब 20 करोड़ अफराद में से एक गरीब शख्स को 1 लाख रुपए का कर्जा कोई नहीं देता और इक्तदार पर बैठे हो तो अरबों रुपए के कर्जे लेके हड़प करते हैं और कहते हैं बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया। मिले हमारी सारी बंद हो गई। ये सारे अवाम के पैसे, अवाम की अमानत, अवाम का खजाना सिर्फ चंद लोगों के हाथ में मरकूज क्यों? हम इस पंजे को मरोड़ कर और तोड़कर गरीबों का हक उनको पहुंचाना चाहते हैं। हर गरीब को कर्जा मिले, हर शहरी को कर्जा मिले, बैंक हर एक के लिए बराबर, कानून हर एक के लिए बराबर, इदारे हर एक के लिए बराबर, खुशहाली हर एक के लिए बराबर और कानून और अदालतें हर एक के लिए बराबर। ये जो 2 कानून हैं, ताकतवर का कानून और कमजोर का कानून और, अब वो इस पाकिस्तान में नहीं चलेगा। इस मुल्क में गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए कानून और। अब वी वॉन्ट अलाउ दिस डाइकोटमी टू स्टे एनी मोर इन दिस कंट्री। देहातों को नजरअंदाज किया गया। 75% आबादी देहातों की है। वो गोया इंसान ही नहीं। कईयों को पीने का सुथरा पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। वो लोग, हम उनको उठाकर पाकिस्तान में आला दर्जे के बाकी सब शहरियों की तरह बराबर खुशहाली और तरक्की देना चाहते हैं। फिर इसके बाद नेशनल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि तमाम सरकारी इदारों को डीपोलिटिसाइज कर दें और स्टेबलाइज कर दें। आप अमेरिका में जाएं, आप कनाडा में जाएं, आप बरतानिया में जाएं, आप फ्रांस, जर्मनी, स्पेन समेत यूरोप के किसी मुल्क में जाएं, आप जापान में जाएं, साउथ कोरिया में जाएं, आप टर्की में जाएं, मलेशिया में जाएं, दुनिया के किसी मुल्क में जाएं, हर एक जगह एक ज़ाब्ता है। अगर जमहूरियत रखनी है तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस सियासी लोगों के ताबे नहीं होते। हुकूमतें आती हैं जाती हैं मगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस रियासत के ताबे रहते हैं। आपने देखा पाकिस्तान में पुलिस भी हुक्मरानों की ज़ाती नौकर, उनके हुक्म पर गोलियां चलाकर 14 शहीद कर दिए, 90 जख्मी कर दिए। पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने शरीफ हुकूमत के हुक्म से हमारे 25,000 वर्कर्स को योम शुहदा पर आते हुए ऑन 10th of August अरेस्ट कर लिया। दे आर मिसिंग। Nobody knows how many among them are alive and how many are dead. गिरफ्तार हैं। ये कहां का आइन है? ये कहां का कानून है? हम चाहते हैं सारे इदारे डीपोलिटिसाइज हों। They should work under the constitution and they should be allowed to work under the state. अगला सवाल पैदा होता है, कोई पूछ सकता है कि ये सारी तब्दीली लोग कहते हैं पार्लियामेंट के जरिए होनी चाहिए, इलेक्शन के जरिए होनी चाहिए, इनकलाब के जरिए क्यों? आप तवज्जो से सुने, इजाजत दे, कुछ बात मैं इंग्लिश में भी कहना चाहूंगा। Why this revolution? This is a green revolution. This is a populist revolution. This is a democratic revolution. Absolutely peaceful, peaceful, peaceful revolution. And in the name of revolution, we just want a peaceful change in the system of government, in socio-economic conditions of the people of Pakistan,
in electoral system, we want the democratic reforms. Why not through these parliaments? And why? This would be wrong to say that we don't believe in democracy. I am a staunch believer of democracy. We are democratic people. But we want true participatory democracy here. Democracy does not mean only a single day process of casting vote after 5 years. This is not the totality of democracy. Democracy is the system which ensures good governance, transparency, and self-accountability mechanism in all institutions of the state. Democracy signifies and eradicates all kinds of corruption through political, administrative, legal, and institutional measures. Democracy is what protects the sanctity of people's vote and to safeguard their mandate, which is not being safeguarded in Pakistan. Democracy ensures a free, fair, and impartial electoral process which never exists in Pakistan. Democracy is what provides equal representation to all sections and segments of society. And this is not happening in Pakistan. Democracy is what strengthens and stabilizes the institutions through legislation, an automatic system of accountability to provide justice and equality of law to everyone, whether poor or rich, whether weak or powerful. The law should be equal for everybody. This is what democracy ensures. But this is not happening in Pakistan. This is not democracy to tantalize millions of starving have-nots. People are homeless. Is this democracy? People are skimpily dressed. Is this democracy? People are obligated to cast their children into child labor instead of sending them to school for education. Is this democracy? People, they trade or prostitute their women and girls just for earning. Is this democracy? Here are terrorist bands, then the people, they become criminal gangs or go in the hands of terrorist bands out of a light worse this life. They are living a worse life than animals. We can't accept this system, this culture, this style of governance as democracy. Democracy is a full system which provides the human rights to the people. Democracy protects the rights of the people. Democracy protects equality in socio-economic life of the people. Democracy provides the rule of law. Democracy stabilizes institutions and makes them independent of politics. So nothing is happening in Pakistan. So democracy cannot take root in such a society. For true democracy, we need a change. And only in the system, this system is oppressive and totally based on injustice. This parliament came through the elections, Election Commission of Pakistan. The reason why this change cannot occur through parliament. Article 213 and 218 of Constitution of Pakistan was totally violated at the time of Constitution of Election Commission. So the whole election process is invalid, illegal, unconstitutional. It should be rejected. Number two, members were elected in violation of Article 62 and 63 of the Constitution. Article 62 and 63 deals with qualifications and disqualifications of the member to become the member of parliament. It was not put in practice and it was totally violated.
So the whole process became a constitutional or legal or political rebellion against the constitution of Pakistan. So this parliament is never going to provide any kind of change in the life of 200 million people. Article 3 of Constitution ensures elimination of all kinds of exploitation. It has never been done by the government. So they have violated the Article 3 of the Constitution. These governments have failed in providing security to the life of the people. They have violated Article 9 of the Constitution. These governments have failed to eliminate the child labor according to Article 11. So they have become invalid and they have failed and violated the Constitution of Pakistan's Article 11. In the same way, they are failed in providing free and compulsory education under Article 25A. So they have failed to deliver. They have violated the provision of Constitution. Constitution's Article 38 says that there would be no accumulation of wealth and resources must be divided and circulated in a just manner. This is not happening in Pakistan. So Article 37 and 38 both are violated by the rulers. Article 38D says that every person, a poor, must get food, clothing, housing, education, health care and justice. Nobody in Pakistan, in these governments, Nawaz Sharif or Shehbaz or the predecessor, they have never bothered about this aspect that the homeless should get a home. They have violated Article 38 of Constitution. They have never bothered to provide respectful clothing to the people. They have violated the Constitution. They have never provided that job, or there is no planning of providing the job. So they have violated the Constitution. They are not providing them basic necessities, and they does not bother to uplift the standard of the life of the citizens of Pakistan. So they have violated the Constitution of Pakistan. We are total believers of Constitution, but Article 9 of the Constitution up to Article 38, approximately all these 30 articles of our Constitution which deal with the rights of people, I swear by God, and anybody can challenge my statement, all these articles from Article 9 to Article 38, almost 30 articles of Constitution which deals with the life protection, wealth protection and all other human rights of the people of Pakistan. These 30 articles have been suspended. They have been suspended. And if General Pervez Musharraf, he suspends the Constitution, so he is being tried under Article 6, high treason. And here 30 articles of the Constitution have been suspended from years and years. Why they should not be tried under Article 6 and under high treason? अगर जनरल परवेज मुशर्रफ आइन को मुअत्तल करने, सस्पेंड करने पर हाई ट्रीजन और सजाए मौत के केस में उन पर मुकदमा चल सकता है, तो वो 30 आर्टिकल नंबर 9 से आर्टिकल 38 तक सारे के सारे साल हर साल से इन्होंने सस्पेंड कर रखे हैं, पूरे के पूरे आर्टिकल जो इंसानी हुकूक देते हैं। तो इन्हें हाई ट्रीजन आर्टिकल 6 के तहत इन पर बगावत का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, इन्हें जेल क्यों ना भेजा जाए, इन्हें अरेस्ट क्यों ना किया जाए? क्या ये आइन सिर्फ ताकतवरों के लिए है? बोलो हाथ उठाकर। क्या ये आइन करोड़ों गरीबों के लिए नहीं है? क्या ये आइन बेघर लोगों के लिए नहीं है? क्या ये आइन जॉबलेस लोगों के लिए नहीं है? बेरोजगारों के लिए नहीं है? जिनके घर चूल्हा नहीं जलता, आइन जलाना चाहता है मगर ये उसकी तदबीर नहीं करते, ये बगावत के मुर्तकिब हैं। पूछो उन माओं से जिन्हें अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के पैसे नहीं, और बेटियां घर बैठे उनके सरों के बाल सफेद होते हैं, उन्हें मुहैया करना ये हक किसकी जिम्मेदारी है? बोलो।
आइन के तहत रियासत की जिम्मेदारी और हुकूमत पूरी नहीं कर रही। नौजवान माँ बाप घर का सारा कुछ बेचकर बेटे को पढ़ाते हैं, ग्रेजुएट और मास्टर्स करवाते हैं। वो डिग्रियां लेकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, एमबीएस डिग्रियां लेकर धक्के खाते हैं एमपीए के दरवाजों पर। किसी को बगैर रिश्वत और सिफारिश के जॉब नहीं मिलता। बोलिए ये आइन से बगावत है या नहीं? ये सारा निजाम आइन से बगावत है। हम आइन चाहते हैं। वी वांट implementation of the constitution. We want implementation of all these 30 articles of the constitution which have been suspended. हम आइन के अलम बरदार हैं, आइन तोड़ने वाले नहीं। हम जमहूरियत के अलम बरदार हैं, जमहूरियत को तोड़ने वाले नहीं। हम कानून के अलम बरदार हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं। हम पुरअमन और पीसफुल हैं। And our revolution, this is for democracy. We are against martial law. We don't want martial law. We want government, true government with the participatory democracy, where the people should share the power and authority, where the people should become directly and indirectly partner of the state and authorities and all powers. हम अवाम को आईनी हक दिलाना चाहते हैं। हमारा इनकलाब पुरअमन है। हम दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं, तशद्दुद को मुस्तरद करते हैं। पुरअमन रहना, दिस इज माई एडवाइस। यू हैव टू रिमेन पीसफुल टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। वी हैव टू बी पीसफुल। वी आर पीसफुल। वी आर फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ पीस. We are fighting for the sake of tranquility. We are fighting for the sake of love. We are fighting for the sake of interfaith harmony. We are fighting for the sake of socio-economic equality. We are fighting against terrorism. We are fighting against illiteracy. We are fighting against poverty. We want a truly democratic society which does not exist because this government is elite government. We want egalitarian government. We want an egalitarian government. हम रिसोर्सेज को, हम डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं। पाक फौज को और डिफेंस इंस्टीट्यूशंस को मजबूत तर देखना चाहते हैं। और हम इजाज़त नहीं देते कि कोई एक इदारा दूसरे इदारे के खिलाफ साजिश करे। हमारी जंग उस निज़ाम के लिए है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में कायम फरमाया, जिसमें हर मुस्लिम और हर नॉन मुस्लिम को बराबर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। हर एक के मज़हब को प्रोटेक्शन दी जाती थी, हर एक को बराबरी और इक्वालिटी दी जाती थी। हम वो निज़ाम चाहते हैं जो रियासत मदीना का था। हम वो निज़ाम चाहते हैं जो कायदे आज़म ने जिसका वादा किया और जिसका वादा पाकिस्तान के प्रीएम्बल दिबाचा में है कि यहाँ इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, अवाम में जस्टिस होगा, फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगी। ये कहते हैं हम वोट लेकर, मैंडेट लेकर आए हैं। मैं मगरबी हुकूमतों से और जमहूरी इदारों से और जमहूरी मुल्कों से पूछता हूँ कि जहाँ एक शख्स के पास अपना घर नहीं है वो बड़े ताकतवर का मोहताज है। एक शख्स के पास रोटी खाने का पैसा नहीं है, उसके पास इलाज का पैसा नहीं है, उसको माशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो भिखारी है, पीने का पानी नहीं। जब उसके पास ज़िंदगी की कोई बुनियादी सहूलत नहीं, बोलिए उसका वोट कैसे आज़ाद हो सकता है? उसका वोट आज़ाद कैसे है? हम गरीबों को आज़ाद करवाना चाहते हैं और इसके बाद फिर इलेक्शन होगा, उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगी, उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगी, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होंगी इंतखाबी निज़ाम में, और इस्लाहात करके यहाँ इलेक्शन होगा ताकि इलेक्शन के ज़रिए करप्ट लोगों को निकाल दिया जाए और बाकिरदार बासलाहियत लोग मुआशरे के हर तबके की नुमाइंदगी करते हुए वो पार्लियामेंट और पावर में आ सकें। मिड टर्म इलेक्शन
20 करोड़ अवाम के मसाइल का हल नहीं है। यहाँ फुल टर्म इलेक्शन से गरीबों को कुछ नहीं मिला। अगर 3 महीने में कोई मिड टर्म इलेक्शन करवा दिए जाएं, यही लुटेरे पलट के दोबारा आएंगे। हम मिड टर्म इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। हाथ उठाकर जवाब दो। हमें कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं चाहिए। हमें इनकलाब के जरिए पूरे निजाम की तब्दीली चाहिए, ताकि सारे करप्ट और बदमाश इनका सियासी जमहूरी अमल से खात्मा किया जा सके। अगर कोई मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा करे तो लोगों, मेरे भाइयों और बहनों, खा अवामी तहरीक के जवान हैं और बेटे हैं, खा वो PTI तहरीक इंसाफ के जवान बेटे बेटियां हैं, मिड टर्म इलेक्शन अगर हुकूमत कहे देना चाहे तो उसके मुंह पे दे मारो। हम रिजेक्ट करते हैं। वी डोंट वांट एनी मिड टर्म इलेक्शन। PTI के जवान, PTI के बच्चे बच्चियां, मेरे बेटे, वो भी अल्लाह की कसम मुझे उसी तरह प्यारे हैं जैसे अवामी तहरीक के बेटे बेटियां हैं। मैं सिर्फ अवामी तहरीक के बेटे बेटियों की जंग नहीं लड़ रहा, मैं तहरीक इंसाफ के बेटे बेटियों की भी जंग लड़ रहा हूं। मैं 18 करोड़ बेटे बेटियों गरीबों की जंग लड़ रहा हूं। अगर कोई मिड टर्म इलेक्शन की बात हो, मिड टर्म इलेक्शन की, और कोई 8, 10, 20, 30 हलकों के खोलने की बात हो, 10, 15, 20 हलके खोलने से क्या 20 करोड़ के मसाइल हल होंगे? चंद हलके खोलने से मसाइल हल? बोलो बोलो बोलो। मिड टर्म इलेक्शन से मसाइल हल होंगे? कोई इलेक्शन कमीशन के बदलने से मसाइल हल होंगे? नहीं। इन जालिमों को भगाना है, इन असेंबलियों को खत्म करना है और पुरअमन इनकलाब के लिए नेशनल गवर्नमेंट इंशाअल्लाह लानी है। और अमन के साथ रहें। कोई गिराव जलाओ नहीं होगा, सुन लो, कोई गिराव जलाओ नहीं होगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई तशद्दुद नहीं होगा। और पैठ के वर्कर्स, आज़ादी मार्च के लोग भी, इनकलाब मार्च के लोग भी, पुरअमन मुत्तहिद, ये सब मुत्तहिद हैं। एक पंजा बन के रहे। हुकूमत कोई धोखा कर सकती है। मिड टर्म इलेक्शन हो या इलेक्शन कमीशन की तब्दीली हो या चंद हलके खोले जाएं, ये 20 करोड़ गरीबों का मसाइल हल, यही लुटेरे दोबारा आएंगे। बैठे रहना, जमे रहना। मैंने जो पूरा एजेंडा दिया आप सबको मंजूर है? हाथ उठा के जवाब दो। वी वांट जस्ट नेशनल गवर्नमेंट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड वी वांट इलेक्शंस आफ्टर ऑल रिफॉर्म्स व्हिच वी हैव प्रॉमिस्ड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।